पेरेंट्स मुतमईन नहीं होते अपने बच्चों की पढ़ाई से। थोड़ा सा आप गाइड करें पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको सीखे और उसको अमली ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सके, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने की सलाहियत पैदा कर सके। तालीम का यही मकसद है। क्या पाकिस्तान में स्टेम एजुकेशन ज़रूरी है? देखिए, स्टेम एजुकेशन शुरू से पढ़ाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं जा रही, सिर्फ पढ़ाने का तरीका बहुत गलत रहा है। ये स्टेम एजुकेशन क्या है, ज़रा बताएंगे? तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जब आप उनको अच्छी तरीके से समझकर पढ़ लेते हैं तो आप क्या करते हैं, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए उससे कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद लैब्स में आप किस स्किल पे ज़्यादा तवज्जो दे रही होती है? इस तरह की स्किल के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं जो कि आगे चलकर ज़रूरी है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं अभी कौन सी ऐसी स्किल है जो आगे 5-10 साल के अंदर इंपॉर्टेंट होगी सबसे ज़्यादा, तो वो है एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग आई सून रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा गैप है एजुकेशन के अंदर। जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है वैसे बच्चों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो एआई के आने से बहुत तब्दीली आई है। हाँ बिल्कुल, देखिए एआई जो है वो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 है और जब भी कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है इसका मतलब ये होता है कि आपके रहने, सोने, खाने पीने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो तब्दील हो जाएंगी। हमने ये सुना था कि जब ये 21st सेंचुरी आएगी तो जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, नो हाउ नहीं आती होगी, तो वो कुछ काम नहीं कर सकेगा। इसी तरह आप कह रही हैं कि एआई जिसको नहीं आता होगा, क्योंकि एआई बहुत सारी नौकरियां खा जाएगा। ये सबसे ज़्यादा जो बुराई है ना ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, वो ये है कि हर इंसान के पास अब बोलने का एक्सेस आ गया है। एज ए सोसाइटी हम डाउनफॉल का शिकार हैं। इंसानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, उनकी अब प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंश्योर करें कि हम बच्चों को सही मौक़े दे रहे हों ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए। एजुकेशन न्यूज़ नेटवर्क में खुशामदीद। मैं हूं वाजिद रज़वानी। आज के पॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी कम उम्र लेडी से जो इंतहाई कम उम्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी से वो रोशनास हैं और उसकी तालीम देती हैं, ख़ासकर बच्चों को। और बहुत कम उम्री में वो एक इंस्टीट्यूट उम्मीद लैब्स की CEO हैं। महजबीन अलवीना उनका नाम है। आइए उनसे मुलाकात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया महजबीन अलवीना साहबा आपका, आपने अपना कीमती वक्त मुझे निकाला। मैं आने से पहले आपकी प्रोफाइल पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे पढ़ के मुझे हैरत भी हो रही थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पहले नहीं सुनी थी। और मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड एजुकेशन का बताएं, कहाँ से आपने तालीम हासिल की और इस वक्त आप क्या कर रही हैं? बहुत शुक्रिया वाजिद साहब सबसे पहले तो बुलाने का, यहाँ पर मदऊ करने के लिए। जी बिल्कुल। मेरा नाम महजबीन अलवीना है। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम एनएड यूनिवर्सिटी। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। मैं एक बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग व्हेन आई कंप्लीटेड इट, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा जो है वो उसका स्कोप नहीं था, थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ था और उसकी वजह से जॉब्स जो थी वो इतनी जो है वो जैसे आजकल अवेलेबल हैं उस तरह से अवेलेबल नहीं थी। ये था कि जॉब मार्केट जो है वो थी ही नहीं, डेवलप ही नहीं हुई थी पाकिस्तान के अंदर। अब हाउएवर इट वाज अ ग्रोइंग फील्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आई स्टार्टेड टू ऑप्ट फॉर टीचिंग, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर डिग्री जो है वो तो इस लिहाज से यूटिलाइज नहीं हो रही है। मुझे तो कुछ मीनिंगफुल वर्क करना था, तो वो सेटिस्फेक्शन जो थी उसकी वजह से और डेफिनेटली टाइम की वजह से भी, तो क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे, मैं थोड़ी ट्रेडिशनल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, तो मेरे घर वाले चाहते थे कि मगरिब से पहले घर पे आ जाऊँ एंड एवरीथिंग। आई ऑप्टेड टू बिकम अ टीचर। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग आई सून रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा गैप है एजुकेशन के अंदर। जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है वैसे बच्चों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो उस वक्त ही मेरी जो अप्रोचेस थी वो वही अप्रोचेस थी जो आजकल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की हैं, यानी कि मैं बच्चों को प्रोजेक्ट के थ्रू ही पढ़ा रही थी। फिर उसके बाद टीचिंग के बाद थोड़े दिनों में मुझे लगा कि इससे भी कुछ ज़्यादा मैं मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में कर सकती हूँ, और इसके बाद फिर जो है मैं टीचिंग करती रही थोड़े टाइम में। फिर मेरी पोजीशन जो है वो भी बेहतर होती रही स्कूल्स के अंदर। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। US कॉन्सुलेट का बेसिकली एक प्रोजेक्ट होता है जो कि लिंकन कॉर्नर्स के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर लिंकन कॉर्नर्स में उनका एक स्टार्टअप लैब था। स्टार्टअप लैब उन्होंने जो है वो बनाया था। उसके बाद वो कोई इस तरह का बंदा ढूंढ रहे थे जिसके पास जो है वो स्टार्टअप एक्सपीरियंस भी हो और जिसकी जो है वो क्वालिफिकेशन भी इस तरह की हो कि लोगों को गाइड कर सके। मैं अपने उस वक्त तक तकरीबन 1-1.5 स्टार्टअप जो है वो करके ख़राब करके बंद कर चुकी थी। आई हैड दैट एक्सपीरियंस टू। आई वॉज वेल क्वालिफाइड इनफ टू। वहाँ पर फिर मैंने काम करा 1.5 साल तक, जहाँ पे मैंने एंटरप्रेन्योर्स के साथ बहुत डिटेल के अंदर काम किया। मैंने देखा कि उनके अंदर क्या ऐसा स्किल सेट है जो कि
उनको मुनफरिद बनाता है आम लोगों से और उनको ज़्यादा सक्सेस की तरफ आगे लेकर जाता है। फिर वहाँ पे काम करने के बाद जो है मैं दोबारा अब मास्टर्स अपना एक और कर रही हूँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही। मेजर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रख रही हूँ। इसके साथ साथ जो है मैं अपनी खुद की उम्मीद लैब्स जो है इसके नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ। जी, तो बहुत यंग एज में आप माशाल्लाह CEO हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपको आज पॉडकास्ट में देख के बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जो आप पढ़ा रही हैं, उमूमन पेरेंट्स का ये होता है कि हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं स्कूल में, लेकिन चूंकि दौर आपको पता है जदीद है और जदीद टेक्नोलॉजी का, AI का है, क्या हमारी तालीम जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है वो हम आहंग है बाहर की तालीम से? क्योंकि देखिए बच्चे अब जदीद तालीम हासिल करके ऑनलाइन ही बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो रूटीन है आपको पता है, जो पढ़ाया जा रहा है कैम्ब्रिज में या सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल आखान बोर्ड वगैरह दीगर तो चले फिर भी कुछ बेहतर पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स मुतमईन नहीं होते अपने बच्चों की पढ़ाई से। आप थोड़ा गाइड करें कि आप क्या करा रही हैं, बच्चों को क्या करना है, पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा आप गाइड करें पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि तालीम क्या है और उसका मकसद क्या है। ठीक है, क्लासरूम के अंदर बच्चों को आप जो पढ़ा रहे होते हैं वो तालीम, दे ऑलवेज से नॉलेज, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज नॉट पावर। इफ योर चाइल्ड इज स्टडीइंग समथिंग एंड दैट इज जस्ट केप्ट इन द बुक्स, उसने साल भर पढ़ा है, वो नोटबुक उसने बंद करके रख दी है, उसको 2 साल के बाद याद भी नहीं है कि उसने क्या पढ़ा है, सो दैट इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको सीखे और उसको अमली जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सके, अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने की सलाहियत पैदा कर सके। तालीम का यही मकसद है, इसके अलावा तालीम का और कोई मकसद नहीं है। एक बेहतर इंसान बनाना एक बच्चे को, उसके अंदर इस तरह की काबिलियत पैदा करना कि वो सही और गलत के अंदर जो है वो प्रॉपर डिफरेंशिएट कर सके, सही यानी कि एक डिफिकल्ट राइट को चूज कर सके ओवर एन इजी रॉन्ग। दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी जो डेफिनेशन है एजुकेशन की वो बहुत क्लियर होनी चाहिए है। दूसरा, उसके बाद आते हैं एजुकेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्रोफेशनल एजुकेशन, देन हमारे पास 2 तरह से एजुकेशन होती है। वन इज द फाउंडेशनल नॉलेज। ठीक है, फाउंडेशनल नॉलेज होता है, और फिर हमारे पास स्किल बेस्ड एजुकेशन होती है। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो चीज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है उसी तरीके से आपको फौरन के फौरन डिफरेंशिएट क्रिएट करती हुई दिखे। यानी कि आप अगर बच्चे को साइंस के कुछ उसूल पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी है पढ़ाना, पढ़ाइए। लेकिन हाँ, आप अगर बच्चे को इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि बच्चे ने सिर्फ रट्टा मारा और उसको जो है वो प्रॉपरली सीखा नहीं, समझा नहीं, और उसको जो है वो बंद करके रख दिया और 2 साल बाद वो भूल गया और वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, यहाँ पर प्रॉब्लम है। पढ़ाने का तरीका जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे ये इस बात का तयन करता है कि आपका बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा या नहीं। अगर आप देखें जो बड़ी बड़ी इन्वेंशंस है सारी, वो छोटे छोटे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, और इसकी वजह ये है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत ज़्यादा क्लियर रखने चाहिए जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हों तो। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम के बाहर बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डेवलप किया जाए, और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनकी पर्सनैलिटी का, उनकी आइडेंटिटी का पार्ट बन सकें। वो उनको इतने अच्छे तरीके से समझ सकें कि बच्चा समझे कि हाँ, हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके एक बेहतर इम्पैक्टफुल वर्क क्रिएट कर सकते हैं, इम्पैक्टफुल सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। जो अभी आपने बातें बताई, तो क्या ये महजबीन अलवीना करा रही हैं कहीं? जी बिल्कुल, मैं ये करवा रही हूँ। ना सिर्फ हम इसको डिफरेंट स्कूल्स के अंदर करवा रहे हैं, बल्कि हम हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट्स को प्रूव भी कर चुके हैं। यानी कि हम अभी एक स्कूल के साथ काम कर रहे थे, तो वहाँ पर YCA कॉम्पिटिशन होते हैं, हमारे बच्चे वहाँ भी बहुत अच्छा जो है वो पार्टिसिपेट करके आए हैं, एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर उन्होंने जो है वो अपनी पोजीशंस ली हुई हैं। ठीक है, ये आपके साथ एक स्टेम एजुकेशन भी लगा हुआ है। स्टेम एजुकेशन क्या है, जरा बताएंगे? अच्छा, देखिए, जैसे स्टेम आपको उसकी एब्रीविएशन से ही समझ में आ रहा है। दिस इज अबाउट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। साइंस, वी टॉक्ड अबाउट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, राइट। सो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जब आप उनको अच्छे तरीके से समझकर पढ़ लेते हैं तो आप क्या करते हैं, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए उससे कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान था बहुत सालों पहले जिसने बहुत अच्छे तरीके से ये पढ़ा। आपने बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा ना, कि आप किसी चीज़ को हीट करते हैं तो क्या होता है,
टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करना शुरू हो जाते हैं और फिर जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर जाता है। एग्जैक्टली द सेम वे किसी ने इस चीज़ को यूज़ करते हुए स्टीम इंजन बना दिया। यही हुआ ना, आपने पानी को नीचे से गर्म किया, पानी का जो है वो बेसिकली उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये स्टीम जो थी उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और स्टीम की वॉल्यूम से वो जो आपका क्या कहते हैं आपकी जो है कंबर्शन एनर्जी थी, आपकी जो आग जल रही थी उसको आपने फिजिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया, फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, है ना। सो किसी ने इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझा, फिर उसने क्या किया, उसने इस तरह का इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए प्रॉपर, क्योंकि मेजरमेंट्स की ज़रूरत थी तो उसने इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए एक इस तरह की डिवाइस बना ली कि वो इस काम को हार्वेस्ट कर सके, इस एनर्जी को हार्वेस्ट कर सके। जब हमने इस ये जो हमारी इंजीनियरिंग डिवाइस थी, इनोवेशन थी, इसको लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और स्केल करा तो ये टेक्नोलॉजी बन गई। एग्जैक्टली द सेम वे। सो ये सारी चीज़ें, लेकिन आप इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं, आप इसको एम्पैथी मैपिंग से करते हैं, यानी कि आप ये ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद लैब यही करा रही है? उम्मीद लैब्स बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ा रही है, लेकिन हम जो है वो स्कूल्स के साथ मिलकर काम करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, हम देखते हैं स्कूल्स कितने फ्लेक्सिबल हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे, हम उसी तरीके से स्कूल्स को करिकुलम आउटलाइंस डेवलप करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और हम वो सारी स्किल्स जो कि आगे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो इनकलकेट करते हैं। क्या पाकिस्तान में स्टेम एजुकेशन ज़रूरी है और बच्चे अपने सिलेबस के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, स्टेम एजुकेशन शुरू से पढ़ाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं जा रही, सिर्फ पढ़ाने का तरीका बहुत गलत रहा है। बाकी बात रही अभी की, तो स्टेम एजुकेशन जो है वो अभी भी काफ़ी जगहों पर सही तरीके से नहीं पढ़ाई जा रही है। मैं स्टेम के नाम पे लोगों को रोबोट्स की किट्स खरीदते, बेचते और उनके कॉम्पिटिशन करते हुए देख रही होती हूँ, जो कि इंतहाई अहमकाना बात है। नो ऑफेंस टू एवरीवन, लाइक आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई अपोलोजाइज इन एडवांस अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो, लेकिन ये इंतहाई अहमकाना बात है। इससे आपके बच्चे को कोई फायदा हो या ना हो, जो रोबोटिक्स किट बनाने वाली वो कंपनी है वो जरूर अमीर हो सकती है, आपका बच्चा शायद अमीर नहीं हो। अब आप मुझे खुद बताइए, आपने एक किट ली, उसके अंदर एक सिलेबस है, बच्चे ने, इट इज जस्ट लाइक अनदर कोर्स वर्क। क्या ये आपके बच्चे को वो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में हेल्प कर रहा है? अगर कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर रही है ये चीज, अगर आपने वो किट उससे ले लिया और बच्चे को पता ही नहीं है आगे उसे जिंदगी के साथ क्या करना है, तो इसका मतलब आपको बेवकूफ बनाया गया है। अब इस तरह की किट्स और इस तरह के कोर्सेज ज्यादा क्यों चलते हैं? क्योंकि बड़े खूबसूरत रोबोट्स होते हैं, बड़े पिक्चरेस्क होते हैं। जब आप उसकी अच्छी अच्छी तस्वीरें लेते हैं तो पेरेंट्स भी बड़े खुश होते हैं, स्कूल्स को अपने काम दिखाने में बड़ा अच्छा लगता है। सो दिस हैज बिकम एन एक्सपेक्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन। तालीम ही क्योंकि कमर्शलाइज हो गई है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो पेरेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। ना पेरेंट्स को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे की तरबियत किस तरीके से करनी चाहिए, ना ही टीचर्स को ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जाता है, ना टीचर्स इसके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। स्कूल्स का काम हमेशा ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वो एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है, तो वो पैसे कमाने के ऊपर जोर देते हैं। तो इस तरह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो हमारे बेसिक स्टेक होल्डर विच इज़ अ चाइल्ड, उसी को हो रहा होता है। अच्छा, उम्मीद लैब्स में आप किस स्किल पे ज़्यादा तवज्जो दे रही होती है? हम देखिए इस तरह की स्किल के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं जो कि आगे चलकर ज़रूरी है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं अभी कौन सी ऐसी स्किल है जो आगे 5-10 साल के अंदर इंपॉर्टेंट होगी सबसे ज़्यादा, तो वो है एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन इंसान इस दौर के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी वो स्पीड है। जो बच्चा जितनी जल्दी प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व करेगा और उसके सोल्यूशन को आगे भेज देगा, वो ज्यादा तरक्की कर पाएगा। देखिए, एक बबल होता है, एक वक्त एक चीज की हाइप होती है, फिर सैचुरेशन आती है और वो फील्ड जो है वो ग्रो नहीं करती है, उससे आगे खत्म हो जाती है। जो लोग इस रेस के अंदर पीछे रह जाते हैं वो उससे मुस्तफीद नहीं हो पाते हैं। एआई भी इसी तरीके से चलेगी, जैसे हमारे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए हैं वैसे ही, और हर टाइम पे जो पिछली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उससे जो नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसका साइकिल छोटे पे छोटा ही होते जा रहा है, ठीक है। और अभी यहाँ पर ये हाल है, इसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 कह रहे हैं। सो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 एंड 5 आर टेकिंग प्लेस टुगेदर। सो अब उसका साइकिल और बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। सो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सबसे जरूरी बच्चों के लिए ये है कि आप उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं। आप उनको ये बताएं कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे एजुकेशनल सिस्टम की सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि हमने इस तरह का सक्सेस मैट्रिक बनाया हुआ है जिसके अंदर हम ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड के नाम पे बच्चों को जो है वो सर्टिफिकेट वो करते हैं, और इसकी वजह से बच्चा जो है वो रट्टा और मार्क्स अटेन करने की कोशिश करना शुरू हो जाता है। देखिए, अगर ये सिस्टम काबिलियत पैदा कर रहा होता तो आपके पास 22-22, 25-25 गोल्ड मेडल लेके भी लोग बेरोजगार नहीं फिर रहे होते। ऐसे ही बिल्कुल सही कहा।
हाँ, जिंदगी जो है वो स्किल को, जिंदगी जो है वो काम करने की सलाहियत को, इम्पैक्ट को जो है वो क्या कहते हैं वैल्यू करती है। आप कितने लोगों की जिंदगी तब्दील कर सकते हैं, कितने लोगों की जिंदगी पे किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, ये बात तयन करेगी कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं। ये बात तयन नहीं करेगी कि आपने कितनी नोटबुक भरी और आपके गले में कितने गोल्ड मेडल्स हैं। तो ये चीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमें काबिलियत बच्चे के अंदर पैदा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा फरसूदा निजाम हमारा ये ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसके अंदर ABCD आ रहा है। दिस हैज टू कम्प्लीटली चेंज। हमें इस तरह का ग्रेडिंग सिस्टम निकालना चाहिए जो कि बच्चों की रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को जो है वो इनकरेज कर सके। आपने कभी देखा है कोई बच्चा छोटा चलना सीखा हो और गिर गया हो और उसके बाद दोबारा कब उठाना हो? कभी देखा है आपने? नहीं देखा ना। तो इंसान बेखौफ पैदा होता है, उसके अंदर खौफ नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक तेज आवाज का खौफ है और एक गिरने का खौफ होता है। इसके अलावा बच्चा कोई खौफ लेके पैदा नहीं होता। जो फियर ऑफ फीलिंग है ना, यानी कि मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, ये एक्वायर्ड है और ये आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। सो बहुत ज्यादा बिहेवियर जो है अनफॉर्चुनेटली एंटी सोशल होता है, जो कि हमारे स्कूल वाले बच्चों को सिखा देते हैं। दूसरा, एक जो मैं कहूँगी पेरेंट्स को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत ज्यादा जिस बात के ऊपर जोर देना चाहिए वो ये है कि वो देखें जब वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बच्चों को दाखिल करवा रहे हैं तो उसके टीचर्स नंबर 1 कितने क्वालिफाइड हैं, कितने ट्रेंड हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक 16, 17, 25 साल की लड़की जो कि खुद इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, जो कि खुद अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रही है, वो आपके बच्चे को जो कि बढ़ रहा है, जो कि खुद अपने जज्बात को समझने की सलाहियत अभी नहीं रखता है, खुद इमोशनल रेगुलेशन नहीं कर पा रहा है, ही इज इन अ लर्निंग प्रोसेस, वो आपके बच्चे को कैसे समझ सकती है? ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि बहुत डेलिकेट प्रोफेशन है, इसके अंदर एक्सट्रीम ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ऐसे कोई टीचिंग ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, इस तरह के हमारे पास टीचर्स के लिए कोई कोर्सेज नहीं है जो कि प्रॉपर टीचर्स के मेंटल हेल्थ के ऊपर, टीचर्स की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर काम कर सकें। क्या उम्मीद लैब्स स्कूल्स को ही सिखाती है, कोई इंडिविजुअल भी आके आपसे ट्रेनिंग ले सकता है? इंडिविजुअली अभी हम ट्रेनिंग्स ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम स्कूल्स के साथ ही काम कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह हम वी आर सून गोइंग टू वी आर ओनली वर्किंग राइट नाउ विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बट सून वी आर गोइंग टू एक्सपेंड इंशाल्लाह। अगर इंडिविजुअल करेंगे तो किस एज के बच्चे आप लेंगे? सर, हम डिफरेंट कोर्सेज जो है ना वो डिफरेंट बच्चों के लिए क्या कहते हैं ऑफर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं और वो चाहते हैं डिटेल के अंदर AI को पढ़ना, तो हम पाइथन से मशीन लर्निंग के किस तरीके से प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं, एक कोर्स ये भी ऑफर कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हम सेकंड कोर्स क्या ऑफर कर सकते हैं कि वो सोल्यूशंस किस तरीके से रियल लाइफ सोल्यूशंस को जो है वो AI बेस्ड मॉडलिंग के जरिए डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हमारे पास अब अच्छे टूल्स भी तो आ गए हैं ना, जो कोड आप तो खुद लिखेंगे 10 दिन के अंदर, अगर वो एक दिन के अंदर खुद ऑटोमेटिकली लिखा जा रहा है, व्हाई वेस्ट योर टाइम? मैंने आपको पहले बताया कि स्पीड इस दौर में बहुत ज्यादा रिवॉर्ड की जाएगी। या AI के आने से ये टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है? जैसे आजकल के बच्चे कोडिंग की तरफ भाग रहे होते हैं, कोई साइबर क्राइम की तरफ जा रहा होता है सीखने के लिए कि फ्यूचर में ये करेंगे, तो AI के आने से बहुत तब्दीली आई है, आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए AI जो है वो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 है, और जब भी कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है इसका मतलब ये होता है कि आपके रहने, सोने, खाने पीने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो तब्दील हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज यंग, मेरे वालिद साहब के पास फ़ोन था, मैं 1992-93 की बात बता रही हूँ आपको, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, 94-95 के अंदर मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब के पास जो है वो एक मोबाइल फ़ोन होता था और उसका एक छोटा सा एंटीना होता था, और मुझे याद है कि जब मेरे वालिद साहब उससे PTCL पे कॉल करते थे तो हमारा जो है ना बिल बनता था, तो अम्मी कहती थी इस पे से फ़ोन नहीं किया करो, ठीक है। सो उस वक्त भी फ़ोन था, मैंने अपने बचपन से फ़ोन देखा, बट आई कुड नेवर इमेजिन दैट वी वुड नीड अ सेल फोन लाइक अ कंपेनियन एंड वी वुड टेक इट एवरीवेयर। अब लोग वॉशरूम तक में सेल फोन लेके जा रहे होते हैं, राइट? सो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 था, इसने आपके लिए कंपलसरी कर दिया कि अब आपका एक अल्टीमेट आइडेंटिटी पार्ट बन जाएगा, क्या कहते हैं, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया। अब आप सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी हमारी जो है वो आइडेंटिटी का पार्ट है, राइट? ऑनलाइन पर्सनैलिटी है हमारी, एक पूरी एक प्रोफाइल है जो कि बिल्ड हुई हुई है ना, ऐसे ही है ना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसी तरीके से जब अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 आया है तो ये भी बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आएगा। इसकी वजह से लोगों की जिंदगियां काफी हद तक तब्दील होंगी, और इसी तरीके से क्योंकि अब देखिए बहुत सारी नौकरियां ऐसी होंगी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, राइट? हम जब स्टार्ट करते थे तो हम स्टार्ट करते थे एक बुनियाद बेसिक जो हमारे पास जो है जॉब्स होती थी, उनसे असिस्टेंट की जॉब हो गई है ना, सेक्रेटरी की जॉब हो गई है, काफी सारी इस तरह की जॉब जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, वो AI ले लेगा, वो AI टेक ओवर कर लेगा, right? So these jobs will not be available in the job market as well. It is very important for us to ensure that students are prepared for the time to come. इसी तरफ आता हूँ, हमने ये सुना था कि जब ये
21st सेंचुरी आएगी तो जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, नो हाउ नहीं आती होगी, तो वो कुछ काम नहीं कर सकेगा। इसी तरह आप कह रही हैं कि एआई जिसको नहीं आता होगा, क्योंकि एआई बहुत सारी नौकरियां खा जाएगा, तो थोड़ी मिसालें दें किस तरह से होगा ये काम। आप क्या देख रही हैं? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये मुझे आपका क्वेश्चन पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है और मैं इसके ऊपर अच्छे से बात करना चाहूँगी। मैंने कुछ लोगों को देखा, देखिए एक मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा जो बुराई है ना ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, वो ये है कि हर इंसान के पास जो है बोलने की काबिलियत आ गई, मतलब बोलने का एक्सेस आ गया है, ठीक है, यू जस्ट नीड अ माइक। और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग जो है वो पढ़ते नहीं हैं। जब वो पढ़ते नहीं है डिटेल के अंदर, वो पढ़ते नहीं है, पढ़ना चाहते भी नहीं है, तो उनकी जो विजन है वो ग्रो नहीं करता। जब उनका विजन ग्रो नहीं करता है तो वो गलत बात को आगे प्रोपेगेट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके कुछ फॉलोअर्स भी बन जाते हैं और वो इस बात के ऊपर जो है वो आगे भरोसा भी करना शुरू कर देते हैं, जिसका रिजल्ट आपने देखा होगा कि डिग्री ज़रूरी नहीं है और इस तरह की काफ़ी सारी बातें, जो कि इंतहाई गलत बात है। सो इसी तरीके से जो है सर मैं आपको ये कहूँगी कि पहले जो है, फॉर एग्जाम्पल आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 की बात कर रहे हैं, तो देखिए बहुत फ़र्क पड़ा ज़िंदगियों पे लोगों के। आप वो जो पहले हम सुनते थे कि हमारे जो है आबाओ अजदाद की, वो हमारे घर में चांदी की थालियों में खाया जाता था, लोगों के पास पैसे होते थे, वेल ऑफ होते थे, वो पैसे कहाँ गए सारे? वो आपके पास से निकल गए ना। इकोनॉमिक, एक पूरा इकोनॉमिक लाइक फॉरगॉट दैट वर्ड पर्टिकुलर, एक इकोनॉमिक शिफ्ट आ गया, आप समझ लें, ठीक है। सारी की सारी जो इकोनॉमी थी वो चले गई, कहाँ चले गई? जिन लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फायदा उठाया उनके पास चले गई। वो मुल्क, वो लोग ज्यादा से ज्यादा अमीर हो गए, मिलियनियर्स बिलियनियर्स बन गए, है ना। सो ये किस वजह से हुआ? ये इसी वजह से हुआ। तो बहुत वो नुकसान हुआ। अब कुछ जॉब्स हैं जिनको आईआर से खतरा, मतलब एआई से खतरा नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसको खतरा नहीं है? मोची को खतरा नहीं है, किसको खतरा नहीं है? प्लम्बर को खतरा नहीं है, किसको खतरा नहीं है? गार्डनर को खतरा नहीं है, काफी हद तक। लेकिन क्या उनको रोबोटिक्स से खतरा नहीं है? क्या पता उनको रोबोटिक्स से खतरा हो, राइट? एलन मस्क ये भी तो कहता है साथ साथ के 2050 तक जो है इंसानों से ज्यादा रोबोट्स होंगे, मैं हर चीज को रोबोटिक कर दूंगा, कोई भी हिलने वाली चीज जो होगी मैं उसको रोबोट से चेंज कर दूंगा, ऑटोमेट कर दूंगा। सही, निविडिया के सीईओ कहते हैं कि कोई भी लॉन ग्रास मोवर है हमारे पास, कोई भी जो भी हिलने वाली चीज है मैं उसको चेंज ऑटोमेट कर दूंगा, वो एआई के थ्रू चलेगी। तो ऐसा तो हो सकता है ना। आपको, हम काफी लोगों को लगता है कि प्लम्बर जो होंगे वो क्या कहते हैं, उनकी जॉब जो होगी वो नहीं जाएगी, लेकिन अगर रोबोट्स आए और वो रोबोट्स आके ऑटोमेटिकली इसके ऊपर काम करें तो काफी हद तक जो है रोबोट्स उस चीज को ले लेंगे, वो काम ले लेंगे। देखिए ऐसे ही होता हुआ आ रहा है, लेकिन ग्रेजुअली आ रहा था। अब मैंने आपको बताया साइकिल भी छोटा हो रहा है ना। एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपके सामने आई है पूरी की पूरी और चले गई, खत्म भी हो गई है, और अब दो साइमल्टेनियसली आ रही हैं। तो हमारा जो शिफ्ट है ग्रेजुअल, ये क्या है? ये कम होता जा रहा है, राइट? सो इसी तरीके से हमारे पास अब ये होगा कि हमारी जो जिंदगियां तब्दील होंगी, इसकी वजह से जो है वो सारे ऑक्यूपेशन जो कि अभी हमारे पास हैं वो तब्दील हो जाएंगे, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे या फिर कंप्लीटली वैनिश हो जाएंगे। और जो हमारे पास रहेंगे वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूड स्किल होंगे, यानी कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सही है, ठीक है। जैसे अभी आपको फॉर एग्जांपल अभी कोई काम करना होता है जो हाई वैल्यूड स्किल है, आपको कोई सीईओ बनने के लिए या कुछ करने के लिए आपके अंदर काबिलियत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा रीड करना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा जो है वो काम करना पड़ता है ना, स्किल होनी चाहिए। हाँ। सो आगे चल के भी अब जो प्रोफेशंस बचेंगे हाई पेइंग, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और बाकी जो होंगे अल्टीमेटली वो निचले तबके के होंगे, दे विल बी डूम्ड। एआई और रोबोटिक्स का क्या फ्यूचर है? एआई रोबोटिक्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। यही है, हर जगह पे यही फ्यूचर है, और बहुत ज्यादा जॉब्स जो है वो तब्दील होंगी, ट्रांसफॉर्म होंगी, होती हुई आ रही हैं। कुछ लोग हैं जब उनको कहा जा रहा है, देखिए एआई जो है ना वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्लास के अंदर एआई कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर हमारे पास अभी तक पाकिस्तान में कोई बात नहीं हुई भी है। ये बहुत जरूरी है कि हम एआई को लिमिटेड तौर पर यूज करें। बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग छोटा होता है और उनका दिमाग जो है वो डेवलप हो रहा होता है, सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करने के लिए तैयार हो रहा होता है, ठीक है। जब बच्चे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपने हाथों से, उनकी टैक्टाइल सेंसेशन होती है, जब वो काम करते हैं, जब वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो उनके दिमाग के अंदर जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं, उनके साइनेप्सिस बनते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है इंसान की आईक्यू को डेवलप करने के लिए, उसके दिमाग को डेवलप करने के लिए। इसी से आगे चल के वो और सही से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। ये एक बहुत क्रिटिकल स्टेप है ह्यूमन डेवलपमेंट का। अनफॉर्चुनेटली अगर आप बच्चे को ज्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं तो वही छोटा सा दिमाग उसका, जिसको साइनेप्टिक
कनेक्शंस बनाने होते हैं वो डोपामीन हिट में चले जाता है। आपने देखा है कभी आप रील्स देखते हैं और देखते ही चले जाते हैं और आप बंद नहीं कर पाते मोबाइल अपना, क्यों हो रहा होता है? आपको डोपामीन मिल रहा होता है ना। डोपामीन इज योर हैप्पीनेस हार्मोन, आपके रिवॉर्डिंग सिस्टम किक इन कर जाता है, आपको मजा आने लगता है ये काम करने में। बच्चों के साथ होता है, बच्चों के साथ ये होता है बहुत ज्यादा। इसकी वजह से उनकी ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाती है। पिछले सालों में हमेशा जो IQ क्वोशेंट होता था, इंटेलिजेंस का टेस्ट होता था, इंटेलिजेंस टेस्ट के जो एवरेज पॉइंट होता था उसको 100 रखा जाता था। हर साल हर 10 साल में जो पिछली वाली जनरेशन थी उसके टेस्ट को अपग्रेड किया जाता था और अपग्रेड करने के बाद जो लेवल था उसको 100 ही रखा जाता था। क्यों? क्योंकि जो पहली वाली जनरेशन थी, जो अपकमिंग जनरेशन होती थी, वो हमेशा उससे स्मार्टर होती थी। यानी कि जो जेन एक्स होगा, जब मिलेनियल्स आए तो वो जेन एक्स से स्मार्टर, वो मतलब मिलेनियल्स जो थे वो जेन एक्स से स्मार्टर थे। ठीक है, हम अपने आबाओ अजदाद से ज्यादा ज़हीन थे, हमारा दिमाग ज्यादा जल्दी डेवलप हुआ। लेकिन हमारे बाद जो अब जेन जी है, जो बहुत ज्यादा मशहूर भी बेचारी हो रही है फॉर अ लॉट ऑफ बैड रीजंस, वो लोग ऑन रिकॉर्ड ऐसी जनरेशन है जो कि हमसे कुन जहन है, हमसे कमजोर है जहनी तौर पे, जहनी सलाहियत में, और खास तौर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं और जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं, उनके ऊपर तो वो 5-5, 6-6, 10-10 पॉइंट तक नीचे गए हैं। क्यों, क्या वजह है इसकी? यही है कि उनको वक्त से पहले स्क्रीन्स मिली, उनका स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा था और नन्हा सा दिमाग जिसको कनेक्शंस बनाने थे, न्यूरल कनेक्शंस बनाने थे, उसको डोपामीन हिट मिलना शुरू हो गया। अब स्क्रीन ना देखें तो बच्चे क्या करेंगे? स्क्रीन नहीं देखेंगे, आपको बच्चों को बेहतर नेमल बदल देना है। देखिए, एक उस्ताद, एक वालिदैन और क्या कहते हैं सोसाइटी के तौर पे हमारा काम ही यही है कि हम ये इंश्योर करें कि हम अपनी जो भी आने वाली नस्ल है, मतलब देखिए जानवर भी जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, ताकि वो अपनी जो क्या कहते हैं अपने आप को अपनी बका के लिए ना, इसी तरीके से नस्ल इंसानी की बका के लिए भी ये जरूरी है कि हम जो है वो ये इंश्योर करें कि हमारे स्टूडेंट्स जो है और हमारे जो औलादे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो इन सब चीज़ों से दूर रहें और अच्छे तरीके से पढ़ सकें। सो आई एम नॉट सेइंग कि स्क्रीन का एक्सपोजर जो है वो कम्प्लीटली जीरो कर दें, बट नंबर 1 स्क्रीन का एक्सपोजर जो है वो मीनिंगफुल रखिए। नंबर 2 स्क्रीन का एक्सपोजर हाईली लिमिटेड रखिए। कोई प्रोग्राम शो वगैरह अगर आप दिखाना चाहते हैं, देखिए क्या वो कॉग्निटिव ओवरलोड तो नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा तेज साउंड, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कलर्स, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लाइक कोकोमेलन आप दिखा रहे हैं बच्चों को, वो नहीं दिखाइए। देखिए कि ये प्रोग्राम वाकई बच्चों को दिखाने के काबिल है या नहीं है। क्योंकि माएं तो अपनी बच्चों से जाग पाने के लिए कोकोमेलन इस टाइप के ज़्यादा दे देती हैं। देखिए, मैं यही बात करती हूँ। अब हाँ, मैं अक्सर इस बात के ऊपर, मुझे बहुत ज़्यादा जो हमारी ख़वातीन हैं, स्पेशली जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं, उनसे मुझे इस बात के ऊपर बहुत एतराज़ है, बहुत इख्तलाफ है उनसे कि वो जब जाती हैं तो वो पता है वो वॉशरूम्स देखती हैं, वो किचन देखती हैं, बहू ढूंढने के लिए जा रही होती है ना, रिश्ता हंट जब चल रहा होता है तो दे गो फॉर चेकिंग। अच्छा कितनी सफाई करके रखी हुई है, अच्छा कितना वो करके रखा हुआ है, घर कितना साफ है, कितना सलीका है बहू के अंदर। जबकि इन सब के बजाय आपको देखना चाहिए है कि उस लड़की का दिमाग कितना अच्छा है, वो आपकी जो आपकी उसकी गोद में जो आपकी नस्ल आएगी, इसके लिए खुद का दिमाग भी तो होना चाहिए ना। so, उसकी गोद में जब आपकी नस्ल आएगी तो क्या वो उसकी वाकई उसी तरीके से परवरिश कर सकती है जिस तरह आपकी नस्ल की परवरिश होनी चाहिए है? तो ये एक सवाल है जो कि मैं चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि सासें जो है वो इस चीज को समझें और आगे आने वाली माएं भी जब वो अपनी औलाद के लिए रिश्ते ढूंढें तो इस बात को समझें। आपको जानना चाहिए कि पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं उस लड़की के, आपको जानना चाहिए उसके रिलीजियस व्यूज क्या हैं, क्या वो वाकई। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि उस बंदी की मोटिवेशन इंट्रिंसिक है या इंट्रिंसिक है, यानी कि आप जो है वो अपने लिए ज्यादा जिंदगी गुजार रही हैं या लोगों को दिखाने के लिए गुजार रही हैं। क्योंकि फिर आप यही करेंगे, फिर आप घर की सफाइयां ज्यादा करेंगे और बच्चों की परवरिश पे कम तवज्जो देंगे। माएं तो ये देखती हैं कि बहू जो है दब के रह लेगी कि नहीं रहेगी। एग्जैक्टली। सो ये वाली सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी एज ए सोसाइटी हम डाउनफॉल का शिकार हैं। हमारे लिए, इंसानों के लिए ये बहुत जरूरी है, उनकी अब प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इंश्योर करें कि हम बच्चों को सही मौके दे रहे हों ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए। अच्छा, आप बहुत अच्छी बात है कि आपने अभी आपने बताया था कि आप मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हैं स्कूल्स में। इस वक्त जो पेरेंट्स घर में ये प्रोग्राम देख रहे हैं और यकीनन उनके बच्चे आपके साथ अटैच नहीं होंगे, स्कूल उनके नहीं होंगे, वो बच्चों को घर में क्या एजुकेशन दें AI के हवाले से? अच्छा, घर में मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि आप बच्चों की तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए, बच्चों की वैल्यू सिस्टम को के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए। स्पेशली आपका बच्चा, जो बच्चा छोटा होता है ना, 4 साल से के बाद जो उसकी एज होती है 6 साल 8 साल वाली, उसके अंदर उसका वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है, पूरा उसका बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है पूरा का। लेकिन आपको नहीं लगता कि वैल्यू सिस्टम बच्चों को सिखाने से बेहतर नहीं है कि जो माँ बाप में बिल्टन है, जो शुरू से उनके पास सलाह आ रहा है वो वही सिखाएंगे? और अगर उनकी अगर अपनी तरबियत, बच्चे को तालीम तो ज़्यादा तरबियत नहीं दे पाते,
तो अगर वो तरबियत नहीं दे पा रहे तो हमारे कहने से, आपके कहने से उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपने तौर पर समझ रहे होंगे कि हम सही कर रहे हैं, जबकि वो सही नहीं कर रहे हैं। तो तालीम तो हासिल कर लेंगे, तरबियत हासिल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल यही बात है। तो मैं यही कह रही हूँ, देखिए जिस तरह से हर इंसान की एक जिम्मेदारी होती है, हमारी जिम्मेदारी उनको सिर्फ ये रिमाइंड कराना ही है। सो व्हाट वी कैन डू इज थ्रू योर प्रोग्राम वी कैन गिव देम अ वो कैसे सॉफ्ट तरबियत देंगे रिमाइंडर। जबकि खुद तरबियत याफ्ता नहीं है वो किस तरह से तरबियत देंगे? वो देखिए, उनको अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। मुश्किल है लेकिन आप छोड़नी समझ रही हैं पड़ेंगी। बुरी आदतें हो सकता है उनको, उनकी नज़र में वो बुरी आदतें नहीं नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ, साइकोलॉजिकली प्रूवन भी है, हम इंसानों के अंदर एक बाय डिफॉल्ट जो है ना एक मैकेनिज्म है, हम अच्छा बनना चाहते हैं। और जब भी हम कुछ गलत करते हैं हम अपने आप को निगेट करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग बुरा करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ, तो वो उनके अंदर अपने अंदर बहुत ज्यादा कड़वाहट होती है, क्योंकि अपनी जात को भी निगेट करते हैं। हम इंसान जो है ना वो कुछ अच्छा करके हमें इंटरनली खुशी होती है। कितनी और लोगों अच्छा, ये जो में एक मिनट, ये जो वैल्यू सिस्टम की आपने बात की है ना, लेट मी गिव एन एग्जांपल। आपने देखा है कभी कुत्ता या बिल्ली है, जब वो घर से कुछ चोरी करके, कोई स्ट्रे कैट आई आपके घर में, आपने कुछ रखा हुआ है, वो चोरी करती है, चोरी करके क्या करता है? क्या वो वहीं पे बैठ के खाता है? वो भाग जाता है और वो कहीं दूर जाके छुप के खाता है। यानी कि कुत्ते को, बिल्ली को ये पता है कि चोरी किया है उसने। तो आप इंसानों को नहीं पता होगा आप गलत कर रहे हैं, सबको देखिए, पता हम होता है। तो बचपन से ये बात सुनते हुए हैं कि कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है ना। ये भी जानवरों की मिसाल दी जाती है लोगों को हमारे पता होता सामने। है कि वो गंदगी में बैठ रहे हैं। तो लेकिन हमारी यहाँ अब देखिए, वो जनरेशन अलग थी, वो आपकी जो माएँ या हमारी माएँ जो पेरेंट्स थे वो अलग थे। अब जो जनरेशन आ रही है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, वो तालीम पे ज़्यादा तवज्जो दे रही है, तरबियत पे नहीं दे रही, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि बच्चे पढ़ तो बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन अखलाकी तौर पर वो तबाह हो रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम होता है उसी के जरिए बच्चे के अंदर खुद एतमादी आती है। जब बच्चे के अंदर खुद एतमादी आती है तो उसके अंदर अच्छे डिसीजंस लेने की सलाहियत आती है, और उसी वक्त वो सही सवाल कर पाता है, वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से, अपनी जिंदगी के रुख का सही तरीके से तयन कर पाता है, और इसी तरीके से वो सही पढ़ पाता है। देखिए आप मैंने अभी हम बात भी की थी, नॉलेज इज नॉट पावर अनलेस इट इज इम्प्लीमेंटेड। आप यूनिवर्सिटीज में जाके देखेंगे तो उसी तरीके से कोर्स वर्क के थ्रू और स्लाइड्स के थ्रू, मल्टीमीडिया के ऊपर टीचर्स पढ़ा के जा रहे हैं। कोई स्टूडेंट कभी खड़े होकर ये नहीं पूछता, मैं अभी रिसेंटली दोबारा एनरोल्ड भी हूँ ना, कोई स्टूडेंट क्लास का मेरे ये खड़े होकर नहीं पूछ रहा होता कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारी जिंदगी में किस तरीके से बेहतरी लेकर आएगा, हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जिंदगी की करंट सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। एक स्टूडेंट के तौर पे उनका फर्ज है ये सवाल पूछना, और एक टीचर के तौर पे मेरे टीचर्स का हक, लाइक उनका वो है, दैट्स देयर ड्यूटी टू एक्सप्लेन इट टू अस कि ये चीजें किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगी और आपको ये क्यों पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, सो बच्चे की, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वैल्यू सिस्टम जो है ना, दैट इज द की, वही सेंट्रल आइडिया है, वो सही होगा तो तभी बच्चे आगे जो है वो सही तरीके से बढ़ पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे भी आपने बताया कि बच्चों की तरबियत के हवाले से आप जिन बच्चों के साथ अटैच हैं, जिन्हें स्कूल में पढ़ा रही हैं, क्या आप उसमें तब्दीली देख रही हैं बच्चों में, या वही पुराने बच्चे जो हैं? अच्छा, काफ़ी ज़्यादा जो एक दो स्कूल्स जहाँ पे हम देख रहे हैं वहाँ पर माशाल्लाह उनकी वैल्यू सिस्टम्स काफ़ी अच्छे हैं। कुछ स्कूल्स जिनके अंदर देखा है, बाकी आपने, क्योंकि स्पेसिफिकली हमने कैम्ब्रिज स्कूल बोले थे, तो वो कैम्ब्रिज स्कूल्स वाहिद स्कूल्स हैं जिसके अंदर मैंने वैल्यू सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं देखा जिनके साथ मैंने काम किया है। बाकी काफ़ी स्कूल्स के अंदर मैंने वैल्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छी मैथोडोलॉजीज देखी हैं कुछ स्कूल्स की। बाकी ये ज़्यादा आपके घर के अंदर से आता है, पेरेंट्स को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कैरेक्टर, ह्यूमन एम्पैथी, आप अभी पूछ रहे थे ना कौन सी स्किल बहुत ज़रूरी है। एआई के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो स्किल्स हैं जो कि इंसानों की हैं और कभी भी इंसानों के अलावा कोई और ऑफर नहीं कर सकता। उसके अंदर एक बहुत बड़ी स्किल एम्पैथी है, यानी कि इंसान को समझना, मेरा आपकी सिचुएशन को इस तरह से समझना कि अगर मैं आपकी सिचुएशन में होती तो क्या करती, मेरे ऊपर क्या गुजरती, मुझे क्या तकलीफ होती। ये मशीन कभी नहीं समझ सकती, ये एआई कभी नहीं समझ सकता। ठीक है, ये एक ऐसी स्किल है जो कि कोई इंसानों से नहीं छीन सकता। लीडरशिप स्किल, ये इंसानों से कोई नहीं छीन सकता। क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि सवाल करने की सलाहियत। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि प्रॉब्लम्स कोई भी आई है उसको सही तरीके से सॉल्व करने की सलाहियत। ये वो स्किल्स हैं जो कि इंसानों से कोई नहीं छीन सकता। और ये आएगी कहाँ से? ये आपके वैल्यू सिस्टम और आपके बिलीफ सिस्टम से ही आएगी। फीमेल सीईओ के तौर पर आपको पाकिस्तान के टेक सेक्टर में कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? सबसे पहले तो ये सामना करना होता है कि हर कोई जो है वो सबसे पहले ओवरऑल पाकिस्तानी ऑडियंस जो है वो थोड़ी बहुत मेल डोमिनेंट है। सो इसकी वजह से साथी बहनों को ढूंढना ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम आती है वो ये आती है दैट अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ टॉम डिक एंड हैरी जस्ट स्टार्ट टू यू नो आस्क क्वेश्चंस रैंडमली। वो पूछना शुरू कर देते हैं कि आपकी काबिलियत क्या है। काबिलियत पे सवाल उठाएंगे, शक्ल अकल तालीम पे सवाल उठाएंगे, जबकि खुद भी माशाल्लाह उनके पास कुछ इतना कुछ नहीं होगा, शायद हम उनसे बेहतर ही होंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं।
बाकी ये होता है हमारे पास जो एक प्रॉब्लम मुझे लगती है आती है वो हमारी सिफारिशी निज़ाम है। यहाँ पे ही नहीं, हर जगह पे होता है। आप जिनको जानते हैं बेहतर तरीके से, आप उनको ज़्यादा जो है वो बिज़नेस देने की क्या कहते हैं, उनके बारे में सोच रहे होते हैं। और यही वो सारी चीज़ें हैं। जब मेरिट का कत्ल होता है ना, देखिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसी के अंदर एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप अच्छे काबिल लोग जो है वो आगे नहीं आ पाते हैं। आपको भी प्रेशर का सामना करना पड़ा? स्पेसिफिकली यस, कुछ सिचुएशंस के अंदर यस। जब मैं काम करना शुरू कर रही थी यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इस बात के ऊपर जो है वो एतराज़ उठाते थे कि ये क्यों काम कर रही हैं, ये किस तरीके से काम कर सकती हैं। मैं तो एआई के अंदर इस तरह से, एक साहब थे हमारे जानने वाले, वो बहुत दूर कहीं रहते थे, और वो इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि हाउ इज शी कॉल्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड व्हाई इज शी स्पीकिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरह से भी होता है, लोग इस तरह की बातें भी करते थे कभी कभी। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। डेफिनेटली मैं भी लाइसेंस इंजीनियर हूँ, बाकी आगे भी जो लोग हैं वो भी मेहनत कर रहे होते हैं। और देखिए, ज़िंदगी जो है वो डिग्री को रिवॉर्ड नहीं करती, ज़िंदगी एक्शंस को रिवॉर्ड करती है, एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करती है। आपके अंदर ये सलाहियत भले हो या ना हो, कि आपके अंदर काबिलियत बहुत ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आपको जितना भी आता है ना, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो आप सीखते चले जाएंगे अलॉन्ग द वे। उम्मीद लैब्स को अगले 5 सालों में आप कहाँ देख रही हैं? मैं उम्मीद लैब्स को बहुत बहुत ज़्यादा रोशन देखती हूँ, उसका मुस्तकबिल। मैं देखती हूँ कि उम्मीद लैब्स बहुत सारे स्कूल्स के साथ, बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करेगी और मीनिंगफुल कोर्सेज करवाएगी। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि जो उम्मीद लैब्स है वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इस्टेब्लिश्ड होगी, जहाँ पे हम जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको हमारे पास, देखिए, जो एजुकेशन होती है ना, उसके अंदर एक कोर आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस है, उसका एक कोर आइडिया है, वो हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बच्चों को डिलीवर करेंगे। उनका एक अपना पूरा सिस्टम होगा, बच्चा हमारा ऑनलाइन आएगा, वो एआई के थ्रू जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, सारे की नोट कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो पढ़ेगा। उसके बाद हमारे पास टीचर्स इन द रोल ऑफ फैसिलिटेटर्स होंगे, और वो वही सारे कॉन्सेप्ट्स, यानी कि बच्चे ने पढ़ा सीड जर्मिनेशन और फोटोसिंथेसिस, अब उसका टीचर एक उसको गार्डन में लेके जाएगा और उसको प्लांट्स के बारे में वो सारी चीजें प्रैक्टिकली समझाएगा, और वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू उसके ऊपर काम करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक पूरी जो है वो लैब्स होंगी, जिसके ऊपर बच्चे, जिसके अंदर प्लम्बिंग होगी, जिसके अंदर गार्डनिंग होगी, जिसके अंदर जो है वर्टिकल फार्मिंग होगी, जिसके अंदर जो है वो एआई की लैब्स होंगी। हमारा बच्चा वहाँ पे जाएगा और फिजिकल लैब से लेके एआई बेस्ड लैब्स तक उनके अंदर जो भी उसने सीखा होगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा, जिस भी चीज़ पे काम करना चाहेगा उस पे करेगा। फिर हमारे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, और बच्चे जो हैं वहाँ पे जाकर स्पोर्ट्स की तालीम हासिल करेंगे, और प्रॉपरली अपनी जिस्मानी जो उनकी नशोनुमा है ना, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। हमारे पास इन हाउस डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट होंगे, जहाँ पे हम बच्चों की जो है वो लाइक बाय एनुअल बेसिस के ऊपर एवरी 6 मंथ्स हम बच्चों की जो है वो प्रॉपर उनकी लैब टेस्ट करवाएंगे, देखेंगे कि उनके अंदर किसी चीज़ की न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है। हम उनके जो है वो प्रॉपर क्या कहते हैं, सारे ब्लड टेस्ट से लेकर उनकी सारी लैब टेस्ट करवाएंगे, उनकी नशोनुमा के ऊपर पूरी तवज्जो देंगे, इसी तरीके से उनकी साइकोलॉजी के ऊपर पूरी तवज्जो देंगे, उनकी हर तरीके की डेवलपमेंट करवाएंगे। हम बच्चे के लिए एक कंप्लीट सिस्टम बनाएंगे, जिससे पेरेंट्स, जब हमें बच्चा देना, तो पेरेंट्स बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। इस तरह का मैं उम्मीद लैब का फ्यूचर देखती हूँ। हमारी ख्वाहिश है कि आपने जो प्लानिंग की हुई इंशाल्लाह वो पूरी हो। आखिर में एक छोटा सा मैसेज बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बच्चों को कहूँगी कि दिल लगाकर पढ़िए, और कोई भी अगर आपको ये कहता है कि डिग्री जो है वो हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस इंसान की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करें। डिग्री बहुत ज़रूरी थी पहले भी, डिग्री बहुत ज़रूरी है आगे भी। हाँ, ये हो सकता है कि वक्ती तौर पे डिग्री आप जो अभी करंट स्किल सेट है उससे मीट ना करता हो, बट डिग्री प्रोवाइड्स यू विद ऑल द फाउंडेशनल स्किल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड लेटर टू कम। सो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर डिग्री व्हाटसोएवर, कुछ भी हो, आपको लाजमी अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना बहुत कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। तो व्यूअर्स, ये थी महजबीन अलवीना, जो बहुत यंग सीईओ हैं उम्मीद लैब्स की, और पाकिस्तान में खासकर कराची में बच्चों के लिए स्कूल लेवल पे आईटी को देखते हुए और टेक्नोलॉजी को देखते हुए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप इस सिलसिले में कोई राय देना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट्स में लिख के दें, और अगर वाकई आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से इसका जिक्र करें। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान वाजिद दैसवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।